एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि एफबीआर ने इस साल अपना टैक्स टारगेट हासिल कर लिया है, तो दूसरी तरफ ये हकीकत भी है कि असल टारगेट जो था उससे 1 खरब रुपए से ज़्यादा के फ़र्क से ये पूरा ना हो सका। तो आखिर कामयाबी हुई या नाकामी? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर तकरीबन 13 ट्रिलियन इकट्ठा करना ही इतना मुश्किल साबित हुआ इस साल, तो आइंदा साल 15.26 ट्रिलियन रुपीस का नया टारगेट कैसे हासिल होगा? और यही आज का सबसे अहम सवाल है। 30 जून को ख़त्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर के साथ एफबीआर की परफॉर्मेंस पर बहस भी शुरू हुई है। दिलचस्प बात यह है कि एफबीआर की बड़ी कामयाबी या नाकामी का जवाब इस बात पर मुनहसर है कि आप किस टारगेट को मेयार मानते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर के बजट में एफबीआर को 14.131 ट्रिलियन रुपीस टैक्स जमा करने का टारगेट मिला था, लेकिन साल के इख्तिताम तक टैक्स पाबंद पाकिस्तानियों को पूरी तरह निचोड़ने के बावजूद जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है वो तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपीस है, यानी जो एक्चुअल टारगेट था उसके मुकाबले में 1 ट्रिलियन रुपीस से ये कम रहा। दूसरी जानिब इकोनॉमिक स्लो डाउन, इंपोर्ट्स में कमी, ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन को देखते हुए हुकूमत और आईएमएफ ने साल के दौरान टारगेट कम कर दिया था और 12.983 ट्रिलियन रुपीस कर दिया था। इसीलिए टेक्निकली एफबीआर ने रिवाइज टारगेट से 21 बिलियन रुपीस ज्यादा जमा किए और हुकूमत से अपनी कामयाबी करार दे रही है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये जब हमने सफ़र का आगाज़ किया तो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन तकरीबन 60 ट्रिलियन थी और अल्हम्दुलिल्लाह कल रात where you finished exceeded 13 ट्रिलियन। ये बड़ा कम है कि इतने कम मुद्दत में इस मुल्क की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो डबल हो जाए और तकरीबन डबल हो जाए। इस दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हकीकत सामने आई। पूरे साल में एफबीआर को सहारा जून के महीने में मिला, यानी कि आखिरी मंथ में फाइनेंशियल ईयर के, और इस महीने में इनकम टैक्स की गैर मामूली वसूलियाँ हुई हैं। यानी कि अगर साल के आखिरी महीने में डायरेक्ट इनकम टैक्स की वसूली में बड़ा इजाफा ना होता तो एफबीआर के लिए रिवाइज टारगेट हासिल करना मुश्किल होता। साल भर में 6.5 ट्रिलियन रुपीस इनकम टैक्स जमा हुआ, जो रिवाइज टारगेट से तकरीबन 51 बिलियन रुपीस और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 14% ज़्यादा था। इसके अगेंस्ट सेल्स टैक्स तकरीबन टारगेट के बराबर रहा, लेकिन फिर भी 1 बिलियन रुपीस कम जमा हुआ, जबकि इसमें सिर्फ 9% हमने इजाफा देखा है। कस्टम ड्यूटीज़ में 18 अरब रुपए की कमी रही और इसकी ग्रोथ से 4% थी। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी अपने टारगेट से 11 बिलियन रुपीस कम रही, अगरचे पिछले साल के मुकाबले में इसमें 10% इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब हुकूमत को एक बड़ा सहारा हमेशा की तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से मिला। पीडीएल की मद में 1.5 ट्रिलियन रुपीस जमा हुए, जो सालाना टारगेट से तकरीबन 96 बिलियन रुपीस ज़्यादा थे। यानी कि हुकूमत के ख़जाने का एक बहुत बड़ा सहारा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, और जो कि पाकिस्तानी अपनी जेब से अदा करते हैं। इसका मतलब ये हो कि हुकूमत ने रिवायती टैक्सेस में आने वाली कमज़ोरी को फ्यूल लेवी वसूल करके किसी हद तक पूरा किया। यानी आम सारिफ को, कंज्यूमर को हर लीटर पेट्रोल और डीजल पर ज़्यादा रकम उसने अदा की, और यही आमदनी हुकूमत की माली पोजीशन को सहारा देती रही। अगर मुख्तसरन देखा जाए तो एफबीआर ने साल तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस अपनी जगह पे मौजूद हैं। अगर टारगेट बार बार कम करना पड़े और साल के आखिरी महीने में इजाफी इनकम टैक्स या टैक्स के जरिए नंबर्स पूरे किए जाएं, तो क्या इसे एक मजबूत और पायदार टैक्स निज़ाम कहा जा सकता है? इसीलिए असल इम्तहान अब शुरू होगा। नए फाइनेंशियल ईयर में एफबीआर को 15.264 ट्रिलियन रुपीस जमा करने हैं, जो पिछले साल की वसूलियों से तकरीबन 2.2 ट्रिलियन रुपीस ज़्यादा है। ये टारगेट सिर्फ टैक्स रेट बढ़ाने या मौजूदा जो टैक्स पेई हैं, जो पाबंद हैं, टैक्स पाबंद हैं, उन पर मज़ीद बोझ डालने से हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए इकॉनमी को तेज़ रफ्तार तरक्की, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी और टैक्स नेट में हकीकी एक्सपेंशन की ज़रूरत है। इस मौजू पर बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं इकनॉमिक अफेयर्स, बिजनेस अफेयर के मुमताज़ कॉलमिस्ट, एनालिस्ट जनाब खुर्रम हुसैन हमारे साथ हैं, और हमारे साथ मिनिस्टर फॉर फाइनेंस के एडवाइज़र जनाब खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि ऑल इन ऑल जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस दफ़ा के टैक्स टारगेट को रिवाइज़ किया गया था, उनमें ज़रूर जान है। ऑल इन ऑल अगर देखें तो मोर और लेस जो है वो जो टारगेट फिक्स किए गए थे वो तो मीट कर लिए एफबीआर ने, लेकिन उसकी पुष्ट पे कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो एक अलग स्टोरी है। आप क्या किस तरह से देखते हैं ये जो क्लेम आया है कि इस दफ़ा के टारगेट जो है वो मीट किए हैं?
अच्छा, देखिए ये जो लेटेस्ट बजट है फिस्कल ईयर 2027 का, इसमें मुझे तो फिलहाल कोई क्रेडिबल रेवेन्यू प्लान नहीं नजर आ रहा। ठीक है, आप इनके अपना ही रिलीज किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है सेलिएंट फीचर्स, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आउटलाइन किया है, उसमें से आप निकाल के देख लें जो नए रेवेन्यू मेजर्स वो अनाउंस कर रहे हैं। दे आर ऑल मेजर्स जो माजी में ट्राई कर लिए गए हैं और वो फेल हो चुके हैं। और जितना बड़ा रेवेन्यू खुर्रम हुसैन टारगेट साहब, जो भी हम आपने अभी फ़िलहाल जो है मैंने आपसे कमेंट मांगा है कि ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्लेम है कि हमने टारगेट्स को मीट किया है, रिवाइज टारगेट को मीट किया है, लेकिन जिस वजह से टारगेट रिवाइज हुआ उसमें भी ज़ाहिर वजह है, फ्लड्स हैं, दूसरे जो मामला थे वो अपनी जगह हैं। और उसके बाद ये जो परफॉर्मेंस है जिसमें कि जिसके लिए मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि इस दफ़ा एफबीआर ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि उन्होंने टारगेट्स मीट किए हैं। इस पे मैं आपका पहले कमेंट चाहूँगा, फिर आगे नेक्स्ट ईयर की बजट की बात करेंगे। कमर साहब, इसमें एफबीआर का तो कोई खास कमाल नहीं था। आपने खुद भी जो फिगर्स दिए हैं कि जी। कोई ऑलमोस्ट 1 खरब रुपए से जो टारगेट को डाउनवर्ड रिवाइज किया गया है मिडिल ऑफ द ईयर में, नंबर वन। और नंबर टू, जो पेट्रोलियम लेवी को जिस तरह से इस्तेमाल करना पड़ा है, वो शॉर्टफॉल्स मेकअप करने के लिए जो रेवेन्यू जो टैक्स साइड से नहीं आ सकी थी। तो पिछले साल के बजट का जो रेवेन्यू प्लान था वो तो फेल हुआ था। और उसका सारा बोझ जो है वो फिर आम आवाम ने उठाया है पेट्रोलियम लेवी की मद में। और अब जो नया रेवेन्यू प्लान अनाउंस किया इस बजट में, वो भी कोई खास कॉन्फिडेंस नहीं इंस्पायर कर रहा। तो मेरे नहीं ख्याल कि इस गवर्नमेंट के पास ना कोई एक्सक्यूज है पिछले साल के लिए, ना कोई आगे जाने के लिए कोई प्लान नजर आ रहा है। खुर्रम शहजाद साहब, ये फरमाइएगा कि बेशक ये जो रिवाइज टारगेट है ये मीट हुआ है, लेकिन अगर इसमें हम जो रिफंड्स होल्ड हुए हुए हैं एफबीआर में उनको शामिल कर लें, जो एडवांस टैक्सेस लिए गए हैं उनको शामिल कर लें, और फिर उस तरह से वो तमाम चीज़ें जो कि एक तरह से कहते हैं ऑटो एडिशंस हैं जो कि होते हैं, जिसके बाद 3-4% रह जाते हैं, तो कैसे हम इस पूरी परफॉर्मेंस को ओवरऑल जो है वो एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस क्या है। और फिर इसमें ज़ाहिर है कि एक ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो जून में जिस तरह की वसूलियाँ हुई हैं, वो भी एक पहलू ऐसा है जो कुल मिला के इस तस्वीर को बहुत ही गुंजलक कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान साहब मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं 2-3 पॉइंट्स से आपसे इस पे कमेंट करूंगा। नंबर वन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये साल बड़ा वॉलेटाइल साल था। इसमें एक फ्लड्स भी आए, इसमें यूएस टैरिफ का भी एक इम्पैक्ट था शुरू में फिस्कल ईयर के। उसके बाद फिर आपको पता है सबसे बड़ा जंग का इफेक्ट था। तो देखें, 3 बड़े इवेंट्स होना और उसका ये सोचना कि जी उसकी इकॉनमी पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ऑफकोर्स ये इसका एक इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से आपने टैक्स की जो टारगेट्स हैं उसमें चेंजेस देखी, रिविजन्स देखे उसमें। और रिविजन्स देखें फ़ंड के साथ मिल के हुए हैं। और ये ऐसा ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है जब भी कोई बड़ी जो है ना वो इवेंट्स होते हैं, उसकी वजह से आपकी एजम्पशंस जो होती हैं, जो साल के शुरू में आप सोचते हैं वो साल के एंड तक जो है उस तरह से नहीं रहती, तो रिवाइज हो जाती हैं। तो रिवाइज टारगेट अचीव करना एक इन इट सेल्फ एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। सेकेंडली ये आप देखें, आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा सा एक बड़ा पीरियड आपको बताता हूँ, तकरीबन को 38 ईयर्स का। फर्स्ट 23 ईयर्स अगर मैं 89 से 2011 तक लगाऊं तो वो $14 बिलियन जो है पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी ने इकट्ठा किया था। फिर 2011 से नेक्स्ट 14 ईयर्स में, यानी कि पहले 23 सालों में, फिर दूसरे 14 सालों में तकरीबन जो है $14 बिलियन जो है इकट्ठा किया टैक्स अथॉरिटी ने। और अब लास्ट 2 ईयर्स में $14 बिलियन इकट्ठे किए हैं। तो देखें, टैक्स अथॉरिटीज़ कंप्लायंस भी कर रही हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रही हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि टारगेट जो है इनिशियल जो होते हैं उनमें रिविजन्स होते हैं, और उसकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स की वजह से जो है इस तरह की डेवलपमेंट्स होती है। दूसरी में बात आपने रिफंड्स की है, तो रिफंड्स में मैं ये कहूँगा कि आप देखें 600 बिलियन के रिफंड्स जो हैं वो किए गए हैं और 21% उसमें इजाफा है। और आपने जो चेयरमैन एफबीआर उनका भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया था उसमें कि किस तरह एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स ऑलमोस्ट ऑर्डर पे चल रहे हैं हर मंथ। और ये हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट पाकिस्तान नहीं कह रही, मिनिस्टर फाइनेंस नहीं कह रही, आप एक्सपोर्टर्स जो हैं, टेक्सटाइल एसोसिएशन ले लें, एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ले लें, उनकी आप कमेंट्स बुला के ले लें, तो वो उनका सेटिस्फैक्ट्री लेवल थोड़ा बेहतर हुआ है कि वो रिफंड्स जो है वो टाइम पर हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आगे जाते हुए एक बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि जी कैसे आप अचीव करेंगे। देखें, ब्रॉडनिंग की तरफ कोशिश की गई है, रिलीफ दिया गया है और ब्रॉडनिंग की तरफ गए, ताकि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स की हमेशा बात होती थी कि इन पर टैक्स ज़्यादा आता था, उन पर टैक्स कम किया है और ब्रॉडनिंग में रिटेलर्स को लेकर आए हैं। तो आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह एक अच्छा टैक्स जो है कलेक्शन में कन्वर्ट होंगी। और देखिए, ये इसकी एसेंस थी
कि पॉलिसी को अलग किया गया और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया गया, जिसकी वजह से पॉलिसी में आपको रिफ्लेक्शन नज़र आई ग्रोथ की भी और रिलीफ की भी, और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें न्यू टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल लाया जा रहा है। अगर प्लीज़ उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल्स देखें तो वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें फेसलेस जो है वो निज़ाम लाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ऑडिट का प्रोसेस है और उसकी सेटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑटोमेट हो जाएगी इंशाल्लाह, और आपको एक आम टैक्स पेयर चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या बिजनेसमैन हो या एक इंडिविजुअल हो, उन सब के लिए आसानी होगी। तो ये डेवलपमेंट खुर्रम हुसैन साहब, आप फरमाइएगा कि गोइंग फॉरवर्ड अब अगले साल के लिए तो जो टारगेट है आई होप कि उसको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, और मगर बहरहाल उसके लिए 2.5 ट्रिलियन के करीब जो है हमें इजाफी टैक्सेशन जो है वो वसूल करनी है। तो उसके कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या कैसे मुमकिन होगा कि अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अब इस साल तो हमने 13 ट्रिलियन किए रिवाइज होने के बाद, अगले साल 15+ ट्रिलियन हम कैसे करेंगे? मुझे खुद नहीं पता कामरान साहब, जो इन्होंने मेजर्स अनाउंस किए हैं अपने ही बजट में, आप देख लें जैसे थर्ड स्केड्यूल को जिस तरह से एक्सपैंड किया गया है, या सेल्स टैक्स विद होल्डिंग जो है उसको जिस तरह से रिफॉर्म कर रहे हैं, अगर अनरजिस्टर्ड बायर से आप खरीद रहे हो, तमाम जो स्टेप्स हैं ये सारे पहले हो चुके हैं, इनको हम लोगों ने पहले भी ट्राई कर लिया। और ये जो फेसलेस की बात कर रहे हैं, फेसलेस ऑडिट वगैरह, वो बड़े अच्छे स्टेप्स हैं बाय ऑल मीन्स, लेकिन वो कोई रेवेन्यू एनहांसिंग मेजर्स नहीं होते। वो अगर आप अपने ऑपरेशन को बाय ऑल मीन्स इंप्रूव करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, लेकिन रेवेन्यू एनहांसिंग मेजर्स तो मजीद डॉक्यूमेंटेशन से आते हैं या एक्चुअल पॉलिसी रिफॉर्म से आते हैं, वो तो नहीं नजर आ रहा किसी भी सूरत इस बजट में। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि बजट में रिलीफ जरूर कई सेगमेंट्स को मिल चुकी है, इंक्लूडिंग बाय द वे रियल एस्टेट, जिनको काफी बड़ी एक रिलीफ पैकेज तो नहीं लेकिन एक रिडक्शन अनाउंस की गई है उनके लिए भी, जिसकी कोई समझ नहीं आती कि उसका मईशत से क्या ताल्लुक है। लेकिन आई थिंक स्पेशल इंटरेस्ट को तो अकोमोडेट किया गया ना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ बाय ऑल मीन्स। बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन आया हुआ है हर तरफ, कॉर्पोरेट्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, और आप बेशक रिलीफ दें उस साइड पे, लेकिन दूसरी साइड पे कहीं कुछ रिफॉर्म्स तो में नजर आए जो नहीं आ रहे बिल्कुल भी। आप चाहते हैं मैं लिस्ट कर देता हूँ आपके लिए सारे जो इन लोगों ने खुद अनाउंस किए अपने मेजर्स, ये सारे माजी में ट्राई हो चुके हैं, कई तो कोई 10-10 साल पहले से ट्राई हो चुके हैं, एंड they've never yielded high revenues of any sort। तो आई डोंट नो कि इस साल क्यों हमें बैठ के बताया जा रहा है कि माजी में ये बेशक 2-3 दफा भी ट्राई कर लिया और फेल हो गया होगा, लेकिन इस दफा हम लोग इसको सक्सीड करके दिखाएंगे। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि जो रेवेन्यू मेजर्स होंगे या जिसकी वजह से अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के वक्त है, हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग के वक्त है, जो कि एडिशनल 2.45 ट्रिलियन रुपीस जो हमारे रेवेन्यू टारगेट्स में एडिशन आएगा, और उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं है कि कितनी उसमें इजाफा डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की वजह से आएगा, कितनी डॉक्यूमेंट फर्दर कर दी जाएगी इकॉनमी, कितनी इकॉनमी जो है वो उसमें से कैश को सक कर लिया जाएगा, कितनी इकॉनमी से जो है उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, कितनी इकॉनमी जो है वो ग्रे से वाइट में आ जाएगी। इन मेजर्स का जिक्र क्यों नहीं है, और ये कहाँ से पैदा होगा जो 2.5 ट्रिलियन बढ़ जाएगा, लेकिन इन मामलात पे हमें कोई सिग्निफिकेंट कोई गवर्नमेंट के टारगेट्स नज़र नहीं आ रहे। कमल साहब, कुछ हद तक जो 2.5 ट्रिलियन का आप फिगर दे रहे हैं वो नॉमिनल ग्रोथ से ही आ जाएगा, जो जैसे अगर मईशत अगर 4% एक्सपैंड करेगी या 3% जो भी नेक्स्ट ईयर, उसी हिसाब से रेवेन्यू कलेक्शन भी कुछ हद तक कर ही लेती है एक्सपैंड। नंबर 2, उसमें आप इन्फ्लेशन भी अगर ऐड कर दें तो नॉमिनल ग्रोथ एक होती है, और काफी हद तक जो 2.5 ट्रिलियन का फिगर है वहां से हो जाएगा पूरा। उसके बाद जो अमाउंट रह जाता है दैट हैज टू कम फ्रॉम फ्रेश रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ खुर्रम शहजाद साहब से कि ये बताइए कि इसमें टारगेट्स तो हैं, मगर ये टारगेट्स भी तो आए कि कितनी इकॉनमी को हम इस साल के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट कर देंगे, कितना कैश हम जो है ये M2 से जो है ये निकल जाएगा, ये रेगुलर इकॉनमी में आ जाएगा, कितना जो हमारा रेगुलर इकॉनमी के अंदर एडिशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो इसके क्यों नहीं है टारगेट्स, क्यों नहीं है ये है कि ये हमारे टारगेट्स होंगे और ये इतना रेवेन्यू ऐड करेंगे। सर मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, जैसे खुर्रम ने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि जो नेचुरल ग्रोथ होती है, ऑटोनमस ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, ऑटोनमस ग्रोथ तकरीबन को 12.25% है, जिससे 70% ऑफ द टारगेट यानी कि 70% एडिशनल वो अचीव होगा। आप देखें लास्ट ईयर भी आपकी तकरीबन 11% की ग्रोथ रही है, और आप GDP प्लस इन्फ्लेशन भी लगा लें, इन्फ्लेशन आपकी 7.1 हुई है,
और जीडीपी 3.7 हुई है, तो ये तकरीबन कुछ 10.8 बनता है, तो तकरीबन 11% लगा लें, इतनी ग्रोथ आपके टैक्स में। तो देखें इस साल की जो एक्सपेक्टेशंस हैं ऑटोनोमस ग्रोथ, वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। कमरान साहब, जो 4% जीडीपी का नंबर रखा गया है ग्रोथ का, वो जंग के असरात चल रहे थे और उस वक्त जो है ये साइनिंग नहीं हुई थी और ये ऑयल प्राइसेस नीचे नहीं आई थी, तो थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट किया है 4% जीडीपी का। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि इससे हो सकता है थोड़ी सी बेहतर हम जीडीपी ग्रोथ कर सकें नेक्स्ट ईयर में। सेकेंडली जो इन्फ्लेशन का नंबर दिया गया वो 8.2% दिया गया है, मुझे लगता है हम इसके अराउंड इंशाल्लाह रहेंगे और इससे हो सकता है थोड़ा सा बेहतर इन्फ्लेशन में भी जो है वो कर सकें। तो जो टोटल नंबर है ग्रोथ में बेहतरी और टोटल जो नंबर है वो आपका 70% जो टारगेट का इंक्रीज़ है, यानी कि 13 ट्रिलियन से उठ के 15,264 का जो टारगेट है इसके दरमियान 2.3 ट्रिलियन बनता है। इसमें से तकरीबन 1.6 ट्रिलियन यहाँ से आएगा, 70%। रिमेनिंग में आपने देखा रिटेलर्स का जो है एक स्कीम लाई गई है जिसमें रिटेलर्स खुद पेश हैं और उन्होंने खुद इसको बड़ा सराहा है, और उसमें इनिशियल हमारा टारगेट ये है कि 3.5 मिलियन रिटेलर जो है वो ऐड हों, लेकिन उनका ये है कि 1.25 करोड़ जो है वो रिटेलर्स हैं जो आना चाहते हैं। तो देखिए हम कंजर्वेटिव टारगेट रख रहे हैं ताकि इवेंचुअली जो है बेहतरी हम कर सके, रादर देन ये कि टारगेट बहुत बड़ा और अचीव ना कर सके। और थर्ड पॉइंट मैं कहूँगा इन्फोर्समेंट, जी 50 अरब का शुरू में देखें उसकी तो ये कि 2 मिलियन जो है रिटेलर्स को बजट में 2 मिलियन रिटेलर्स मल्टीप्लाई बाय मिनिमम 25,000 रुपये रखा गया है कंजर्वेटिव। तो देखें अपसाइड बहुत है, 3.5 मिलियन रिटेलर्स को आप 25,000 से भी करेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट बनता है। फिर वो अगर 1.25 करोड़ कह रहे हैं हम कामयाब होते हैं तो उसमें तो और ज़्यादा आपकी जो है वो अपसाइड है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कंजर्वेटिव होना ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी पॉइंट है कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट। देखें जब कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट की हम बात करें, आपने चेयरमैन FBR का भी सुना होगा अपने जो है वो प्रोग्राम में अर्लियर, कि कितने बैंक अकाउंट्स हैं ऐसे जो कि 750 अरब रुपया जो है वो नहीं उनका टैक्स बनता है वो नहीं दे रहे। तो डीपनिंग का मतलब यही है कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर अगर उसके टैक्स ज़्यादा बनता है वो नहीं दे रहा तो उससे जो है टैक्स उसको इम्प्रूव किया जाए। तो कंप्लायंस इन्फोर्समेंट में ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है स्टेप्स होंगे, और न्यू ऑपरेटिंग मॉडल इसमें बड़ा अच्छा है ताकि हरेसमेंट भी ना हो और फेसलेस चीज़ हो, और कोशिश ये हो कि इन्फोर्समेंट के थ्रू हो रादर देन ये कि हैरेसमेंट हो। देखें बजट में आपने देखा है ज़्यादातर मेजॉरिटी बहुत अच्छा एक रिस्पांस आया है। ऑन अ पॉजिटिव नोट जंग रुक गई है और आगे अच्छी जो है वो आपका जो आउटलुक है, तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि हम अचीव भी कर सकेंगे ग्रोथ के टारगेट्स भी और आपकी टैक्सेशन के टारगेट्स भी, और विद ऑल द रिलीफ। खुर्रम हुसैन साहब, ऑन ए पॉजिटिव नोट, ऑब्वियसली जिस वक्त ये बजट एस्टिमेट्स थे बने और उस वक्त जो आए उस वक्त और अब की सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और अब हमने देखा है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद नीचे जा रही हैं और अब अगेन 70 की विसिनिटी में आ गई हैं, प्री वॉर वाली सिचुएशन है। दूसरी जानिब इन्फ्लेशन भी ज़ाहिर है इसकी वजह से कुछ कम होती नज़र आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में ये जो ग्रोथ है 4% की, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम है, ओवरऑल सिनेरियो जो है, जो बजट एस्टिमेट्स हैं, जो तमाम चीज़ें, क्या उससे कुछ बेहतर होता नज़र आ रहा है आपको डाउन द रोड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर? अब कामरान साहब डिपेंड करता है कि आप बेहतर किस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि कोई 2 साल पहले तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की एज पे खड़ा हुआ था, उस एज से तो हम पीछे हट गए हैं और मजीद और पीछे हटते चले जा रहे हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। फॉरेन एक्सचेंज बफर्स जो पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय हो चुके थे और हमारे नेट रिजर्व जिस हद तक नेगेटिव चले गए थे, अब वो चीजें रीबिल्ड हो रही हैं, एंड लाइकवाइज विद फिस्कल बफर्स। तो आई थिंक स्टेबलाइजेशन की हद तक यस देयर हैज बीन जेन्युइन प्रोग्रेस, और होती भी मजीद मुझे ये लग रहा है कि होती रहेगी इन द ईयर दैट लाइज अहेड। बात यह है कि अब अगर आपने स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ जाना है, जो अब बहुत जरूरी हो गया है, अब पॉइंट आ गया कि वी हैव टू शिफ्ट गियर्स, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। एंड यू नो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन खुर्रम शहजाद, जो आपके अभी शामिल है इस प्रोग्राम में, जो अभी मौजूदा बजट है उसका जो रेवेन्यू प्लान है, इट्स नॉट इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस। ये जो इन्फोर्समेंट मेजर्स होते हैं, कंप्लायंस मेजर्स होते हैं, दीज आर फाइन, आप बाय ऑल मीन्स करें, लेकिन इनकी बुनियाद पे आप रेवेन्यू प्लान नहीं खड़ा कर सकते। हमारी अपनी तारीफ हमें ये सिखाती है। पहले ये सब कुछ कर लिया गया है। आप जैसे कंप्लायंस एंड विदहोल्डिंग एंड डिजिटल इन्फोर्समेंट के थ्रू आप अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, लेकिन आप रेवेन्यू प्लान जब बनाने की बात आती है, यू हैव टू हैव रिफॉर्म माइंडेड थिंकिंग ओवर देयर, और वो तो अभी नहीं नजर आ रही। आई थिंक ग्रोथ की तरफ नहीं जाती भी बात नजर आ रही, अनलेस कामरान साहब, वेरी इंपॉर्टेंटली, अनलेस कोई एक्सटर्नल इंजेक्शन आए पाकिस्तान में।
because of our efforts to negotiate a peace in the Middle East, अगर कोई गुडविल वहां से डेवलप हो और उसके जरिए पाकिस्तान में फॉरेन इनफ्लोज शुरू हो जाए, देन द गेम चेंजेस. फिर तो then Pakistan is poised for very high rates of economic growth, no doubt about it. But in the absence of that, अभी जो इनकी अपनी पॉलिसी अकम्पलिशमेंट्स हैं, उन्होंने स्टेबलाइज तो कर दिया इकोनॉमी को, लेकिन ग्रोथ अभी नहीं. Do you agree, खुर्रम शहजाद साहब? सर मैं आपको बताता हूँ, आपने बजट देखा है और बजट के अंदर देखें इसी शिफ्ट को जो है बताया गया है कि पहले स्टेबलाइजेशन की गई, उसके बाद अब सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ एक शिफ्ट है. मैं थोड़ा सा आप 1 मिनट दे दें, मैं आपको बताता हूँ कि देखें ग्रोथ कैसे आती है. ग्रोथ आती है आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू और उसकी कन्वर्जन एक्सपोर्ट्स में, और एक्सपोर्ट्स भी सस्टेनेबल हो. तो एक्सपोर्ट्स के लिए तो देखें टैक्सेस को कम किया गया है. आपने देखा है टॉप लाइन से जो है टैक्सेस को 2% से 1.25 पे किया गया है. उनके एक और उनके ऊपर सरचार्ज था 0.25% एक्सपोर्टर्स को, उसको कम किया गया है. टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पे जो है 25 पैसा जो टैक्स था उसे फिक्स रिजीम में रखा गया और उसे 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, ताकि टेक्नोलॉजी जो है एक नॉर्थ स्टार है हमारा, एक जो है वो उभरता हुआ सेगमेंट है, उसको प्रमोट किया गया है. तो वहाँ से फ्लोज आ रहे हैं आपके पास. इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ $4.5 बिलियन उसमें जो है रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो जाएगी. 4.2 ऑलरेडी हो चुकी है. उसके अलावा आप देखें एक्सपोर्ट्स के अंदर आपको जो है फाइनेंसिंग जो एक्सपोर्टर्स को मिल रही है 4.5% पे फिक्स किया गया. गवर्नमेंट ने उसके लिए 88 अरब रुपये रखे कि 4.5% पे एक्सपोर्टर को फाइनेंसिंग मिले ताकि वो एक्सपैंड कर सके और कम्पीट कर सके, और टैक्सेस भी कम किए गए. तीसरा फिर एनर्जी के ऊपर उनको एडिशनल कंजम्पशन पे जो है वो 8-9 सेंट्स का जो है वो यूनिट पड़ रहा है. तो उसके साथ साथ देखिए ये 3 चीज़ें होती है ना, एनर्जी आप कम कर दें, आप टैक्सेस को कम कर दें, आप फाइनेंसिंग अवेलेबल कर दें, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट दी गई है, इंडस्ट्री में को इन जनरल सुपर टैक्स में सपोर्ट दी गई है, फिर आपके इंडिविजुअल को सपोर्ट दी गई है, फिर आपके कंस्ट्रक्शन हाउसिंग को सपोर्ट दी गई है. तो देखिए ये सारी चीज़ें प्रो ग्रोथ ही की तरफ है ना, कि जी ग्रोथ आए. अब कंस्ट्रक्शन ग्रोथ ड्राइव कर सकती है. LSM ऑलरेडी 6.5% पे ग्रो करी है, 4 साल का रिकॉर्ड है. उसके अलावा रेमिटेंसेस रिकॉर्ड आपके इन्फ्लोज आ गए हैं. RDA में आपका रिकॉर्ड मंथली इन्फ्लो आ रहा है. फ्रीलांसर्स आपका जो है 1.6 बिलियन कर चुके हैं 11 महीने में, उनको जो है प्रमोट किया गया है. 5G लेकर आ रहे हैं ताकि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो हमारे बच्चियों के लिए. तो देखिए ये सारा प्रमोट ही तो किया है. एक और चीज़ मुझे खुर्रम शहजाद साहब ये बताइएगा कि ग्रोथ आ सकती है. देयर इज अनदर पोटेंशियल बिल्कुल हमारे अराउंड द कॉर्नर, वो ईरान के हवाले से इन हाउस क्या हो रहा है गवर्नमेंट में और अब खासतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में. इसके लिए कितना होमवर्क हो रहा है, क्या काम चल रहे हैं, क्या क्या पोजीशन है, क्योंकि अब सैंक्शंस भी अब तो कम होनी शुरू हो गई हैं, एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज हुए हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, और बहुत अच्छा माहौल है. तो क्या तैयारी क्या हो रही है? काना सर 2 चीज़ें हैं. एक तो ये कि अभी हमारा उनके ईरान के साथ तकरीबन कोई $3 अरब का जो है ना वो ट्रेड है. उसके अंदर कोई उनका कोई $2.5 अरब हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो $500 मिलियन के करीब मिलियन डॉलर्स के करीब सालाना जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं. वहाँ से हम आपको पता है एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, LPG उसमें अच्छा खासा पोर्शन है. तो देखिए बात ये कि इसके अंदर लास्ट ईयर आपको याद होगा एक MOU साइन हुआ था. प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान और अपनी टीम वो लेकर आए थे पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, और पाकिस्तान में FPCCI जो आपका सबसे बड़ा चैम्बर है उसने उनके काउंटर पार्ट के साथ जो है $10 बिलियन का MOU साइन किया. लेकिन उसके बाद आपको पता जंग हो गई. तो ये उसके अंदर ऑलरेडी 3-4 एरियाज थे. उसमें पोर्ट्स, 4 पोर्ट्स, कराची पोर्ट, गवादर पोर्ट, चाबहार और उनका एक और जो पोर्ट है इनके साथ जो है कोलैबोरेशन जो है उसके अंदर शामिल है. फिर फार्मास्यूटिकल्स है, फिर और दूसरे एरियाज है जिनके अंदर कोलैबोरेशन है, फिर फूड सेक्टर है. उसके अलावा यहाँ से बहुत सारा चीज़ें जो है मिडिल ईस्ट ये ईरान के थ्रू आपके सेंट्रल एशिया की तरफ जा सकती हैं. आपका अफगानिस्तान का जो लॉस हो रहा है ट्रेड का वो आपका इससे ज़्यादा से कंपनसेट हो सकता है. पोटेंशियल बहुत बड़ा है. फिर गैस पाइपलाइन है. लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि क्योंकि ये थोड़ा स्लो मूविंग है, आपने देखा है अभी भी ईरान और US के बीच में कहीं ना कहीं फायर एक्सचेंज हो जाते हैं. अभी भी MOU थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है. पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. तो मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल बहुत बड़ा है. इंशाल्लाह जैसे चीज़ें क्लियर होंगी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है ईरान के साथ होती हुई. और पाकिस्तान क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल क्लोज हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा विसिनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम क्यों नहीं करेंगे. ईरान खुद इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त विलिंग है, और ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट आपको पता है ईरान के साथ करने के लिए अब तैयार है. और पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी सऊदी अरेबिया,
और कतर, ये सारे जो है वो खड़े हैं जो है ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। मैं बहुत पहले नहीं बोलना चाहता ताकि एक चीज़ टाइम के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन बहुत पोटेंशियल है और कंजर्वेटिव होकर चलना ज़्यादा बेहतर है ताकि जो है अपसाइड जो है जब हो उस वक्त इंशाल्लाह सामने नजर आए। आपसे खुर्रम हुसैन साहब पहले भी बात हुई इस मौजू पे। अब जो प्रॉक्सिमिटी है हमारी, और फिर जो अब बहरहाल पहले के मुकाबले में अब हालात बेहतर हो रहे हैं, ज़ाहिर है कि आइडियल नहीं है, बहुत अभी उसमें गुंजाइश है, लेकिन क्या ये पोटेंशियल इतना बड़ा है कि ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सके? जी, यहाँ मैं खुर्रम शहजाद से अग्री करूंगा। मेरे ख्याल में ये पोटेंशियल अभी कितना एग्जैक्टली कितना बड़ा है, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स तो दुनिया में ही आपको आई थिंक गिनती के शायद 2-3 मिले। किसी को नहीं पता कि उस इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जो एक सैंक्शंस की दीवार के पीछे पिछले कोई 40-50 सालों से फंसी हुई है, अब वो दीवारें जैसे जैसे नीचे आ रही हैं उसके पीछे से निकलेगा क्या, वी डोंट नो, किसी को नहीं पता। अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, बट वी नो कि जो भी इकोनॉमी होगी इतनी रैपिडली ये ग्रो करेगी क्योंकि इसके पास ऑयल रेवेन्यूज इतनी तादाद में होंगे और इसका एक लॉक्ड अप पोटेंशियल इतनी जल्दी जब वो अनलॉक होएगा और जब वो खुलेगा और वो वापस रीइंटीग्रेट होएगी वो इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, तो जो वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है और जो वहां पे अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, तो पाकिस्तान तो राइट नेक्स्ट डोर हम लोग उसके बैठे हुए हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमारी ओवरलैंड एक्सेस उनके साथ खुलना बहुत आसान है। इट्स नॉट लाइक चाइना जहाँ पे हमारी ओवरलैंड एक्सेस पहाड़ों के थ्रू जाती है एंड इवन देन उनके वेस्टर्न प्रोविंस में आके गिरती है। और इट्स नॉट लाइक इंडिया जहाँ पे बहुत सारे जियो पोलिटिकल इशूज हमारे इकोनॉमिक पोटेंशियल के बीच में फंसे हुए थे। यहाँ तो इट विल बी अ कंप्लीट ओपन road and open I think set of opportunities जो हमारे सामने आएंगी। and I do believe कि अब ये एक once in a generation type एक game changing possibility हमारे सामने निकल रही है, but exactly कितनी बड़ी होगी we will have to wait to find out, not many people know थैंक that. यू वेरी मच।